नमस्कार, मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी यहाँ अमेरिका के बॉस्टन नगर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ प्रतिगामी इस मंच का और मंजुला जी का कि मुझे ये अवसर दिया संवाद करने का। और सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और वैसे तो हम सब कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं, नए रेज़ोल्यूशन करते हैं कि हम नए साल में ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, कुछ अपने को थोड़ा सुधारेंगे, इसमें गलत आदतें हैं, अक्सर वो कितना हो पाता है वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, एक अवसर होता है कि हम सब अ, अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं और कितना कुछ और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। और तो यही शुभकामनाएँ हैं कि जो भी आपके संकल्प अधूरे पड़े हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, समय नहीं निकाल पाए हैं, तो वो सब उनके लिए आपको मौका मिले, अवसर मिले। और आपको सब कह सके संभावनाएँ बहुत सारी होती हैं। और हमने देखा है कि अ, बहुत सारे जो हमारे दिग्गज हैं, चाहे साहित्य में हों, चाहे संगीत में हों या किसी और क्षेत्र में हों, उन्होंने बहुत अ, किसी ने 60 साल बाद शुरुआत की, किसी ने 50 साल बाद शुरुआत की, किसी ने ऐसे-ऐसे लोग भी हैं 70 साल बाद किन्होंने फिर कुछ लोगों की शुरुआत की। जैसे डॉक्टर श्री राम लागू बड़े महान अभिनेता, वो तो बहुत बड़े साहित्यिक थे। लेकिन फिर भी उनका वो मन वहीं अटका रहा और आखिरकार वो एक मेरे ख्याल से बहुत पैंसठ या ऐसी उम्र के बाद वो शायद आए और आए तो फिर क्या ऐसी यादगार फ़िल्में लेकर गए। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र जो है कुछ भी हो गई हो और कुछ भी हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो अपने आप को के लिए बहुत कुछ शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा एक मकसद है कि एक घड़ी उम्र की बस चलती चली जाती है और इरादों की घड़ी चलती चली जाती है। इस तरफ बोझ है अरमानों से सर पे रंगीन, और ये उम्र की बस ढलती चली जाती है। और इसका फिर वो समाधान भी ये है कि दूसरे मकसद में कि पंख फैलाएंगे, परवाज़ करेंगे हम लोग, एक नया जीने का अंदाज़ करेंगे हम लोग। और जो गलत होता रहा, धूल गिराकर उस पर एक नए दौर का आगाज़ करेंगे हम लोग। तो वो आ वो आगाज़, वो शुरुआत हम सब जब चाहें तब कर सकते हैं। तो वो सब यही कामना करता हूँ कि आप सब इस तरह से शुरुआत करें और अपने जो अधूरे छूटे चीज़ें हैं उनको पूरा करें। और एक जो है जो बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम सब ठीक है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, करना भी चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है। और तो वो परिवार की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अभी हम कहाँ हम लोग निभा पा रहे हैं भारत में। और उसका सबूत ये है कि न केवल बड़े शहरों में, न केवल अ, मध्य मध्यम स्तर के नगरों में, बल्कि कस्बों तक में हमारे वो वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, कस्बों में। तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। तो वो ये पारिवारिक दायित्वों की बात है, तो वो भी ये तो एक छोटा-सा उदाहरण दिया है। तो वो पारिवारिक दायित्व हम कितना निभा पा रहे हैं ये है। और फिर कितना कुछ मतलब फिर एक नागरिक की तरह हम क्या कर पा रहे हैं, इस पर भी शायद हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, निजी तौर पे जो है वो तो आप देखिए कि 850 करोड़ पूरी दुनिया में मनुष्य हैं। और फिर अरबों जो है पशु हैं, पक्षी हैं और प्रजातियाँ हैं। तो फिर हम मनुष्य हैं तो कुछ न कुछ जब आए हैं, जैसे कहते हैं कि पता नहीं कितने योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि मुक्ति प्राप्त हुई है। तो वही
वाली बात है कि हम आए हैं इस धरती पे तो कुछ तो ऐसा कुछ करके जाएँ देश के लिए, समाज के लिए। ये कुछ नया, कुछ अनूठा कि सिर्फ़ हमारा वो जो खाना-पीना, सोना वाला वो तो सब कर ही रहे हैं, वो तो अरबों-खरबों लोग कर ही रहे हैं। तो उसमें से अलग हट के हम कुछ एक नया दे सकें, एक नागरिक और कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हम एक सिर्फ़ एक जागरूक नागरिक बन जाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। और उस जागरूकता को हम हर स्तर पे निभाएँ। जहाँ कहीं कुछ गलत है तो उसको हम कर सके, कम से कम उसपर आवाज़ उठा सकते हैं। जो सही है उसका समर्थन कर सकते हैं। मसलन कि अब हमें विज्ञान ने ये साधन दिए हैं। एक ज़माना था मतलब जैसे मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूँ तो अगर कुछ आपको बुरा लगता था मतलब सरकार ने कोई गलत योजना बना दी, गलत कदम उठा दिया या किसी कहीं कुछ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, समाज में कुछ गलत हुआ, हम क्या कर सकते थे? एक ज़्यादा से ज़्यादा आपने पत्र लिखा और अखबारों में कॉलम होता था, संपादक का नाम पत्र, तो वहाँ आपने पत्र लिख दिया। अब वो छपेगा, नहीं छपेगा, छपेगा तो कितने लोग उसे पढ़ पाएँगे? वो एक था तो एक दायरा है जहाँ तक वो रह जाता था। अब जो है, अब देखिए कि ये जो विज्ञान ने हमको ये सोशल मीडिया दे दिया है कि आपकी बात पूरी दुनिया में पहुँच जाती है। मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ यहाँ आए दिन गेट टुगेदर होते हैं अलग-अलग छोटे-छोटे शहरों में। कोई सोमवार को, कहीं मंगल को, कहीं बुध को, कहीं कुछ को, तो सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत वो पहुँच जाती हैं। और इसलिए बहुत ये और फिर हमारे देश की छवि कैसी बनती है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मुझे याद आता है कि मैं गया था वेनेज़ुएला, वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल 50 देशों के कवि आए थे, भारत से मैं गया था। तो फिर वहाँ उस 10 दिन के कार्यक्रम का एक हिस्सा ये था कि आपको किसी एक अलग प्रांत में भेजा जाएगा, किसी एक संस्था जहाँ पर कोई होगी और वहाँ के कवियों से आपको मतलब उनसे संवाद करना पड़ेगा और उनके सवालों के जवाब वगैरह देने थे। तो ऐसे ही मुझे भेजा गया था बर्गर स्टेट कहलाती है वहाँ पे, तो वहाँ गया और वहाँ एक कवित्रियों की संस्था थी। तो आप सोचिए कि करीब सब उस बहुत सारी कई दर्जन कवित्रियाँ, लेखिकाएँ और पत्रकार, मीडिया वाली और और मतलब श्रोता के तौर पे भी। अब उन भरे सभागार में जो मुझसे सवाल किया एक महिला ने, उसने कहा कि क्या भारत में ऐसा होता है कि अपनी जो पत्नी है उसको कुएँ में ढकेल देते हैं? तो बड़ा अजीब सवाल था। ऐसा थोड़ी ऐसा कैसे हो मतलब है कि अब उन्होंने कहीं से कोई खबर पढ़ ली है। उनके दिमाग में बैठी हुई लेकिन वो इतने भरे सभागार में उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो हम मतलब सारे उसमें मतलब महिलाएँ भी वहाँ चौंकी कि अरे! भारत में ऐसा होता है क्या? तो मैंने भी सब उनकी शंकाएँ दूर की, मैं बताया हमारे यहाँ पे इसमें तरह-तरह के उदाहरण भी दिए कि हम तो आदर्श हैं पूरी दुनिया के लोग शादी करने के लिए दूसरे-दूसरे देशों से आते हैं। और 7 जन्म का हमारे यहाँ मानते हैं, हमारे तो तलाक शब्द भी नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो लेकिन कहने की बात ये है कि कहीं से कोई एक खबर किसी ने कही किस महिला ने, उससे उसने पूरे देश के बारे में ऐसी धारणा। अब आप सोचिए कि ये जो वीडियोज़ आते हैं हमारे जो आए दिन कि हमारे लोग जो है दूसरे धर्मों के लोगों को उनके अभी हम नया साल मना रहे हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ी साल है, मना रहे हैं बड़े जोश-शोर से और तो अब उनके उन्हें पूजा घरों पे हमले कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये जो वीडियोज़ आते हैं तो क्या बनती है हमारी संस्थाओं से और हम लोग ऐसे भारत जैसे देश में जहाँ पर आप सोचिए कि जो जहाँ की संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुम्बकम पूरी धरती परिवार है। तो जहाँ पर एक सनातन में आप देखिए कोई अनुष्ठान होता था कहते थे सभी प्राणियों का कल्याण, प्राणियों का, मनुष्यों भी नहीं कहते थे प्राणियों का, प्राणियों में से सब आ जाते हैं। तो ये हमारा और या फिर वो परिहित परित धर्म नहीं भाई
तुलसीदास जी ने जो सफाई में कर दिया सारा, या वहाँ पे वो अष्टादश पुराणे सूर्यासे सुवचनम देयन। तो 18 पुराणों का सार क्या है कि अगर आप किसी के साथ दिल दिखाते हैं तो वो पाप है, और किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, मदद करते हैं तो वो परोपकार है। तो ऐसे संस्कृति वाले देश की छवि पूरी दुनिया में अब जिस तरह की जा रही है, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें थोड़ा सा हम सब नागरिकों को थोड़ा सचेत होना है। तो इतना जो झूठ फैलाया जाता है, या बात करते थे सारा, और मेरे मेरे जो सैकड़ों ग्रुप में शामिल हैं कर रखा है उन्होंने, उसमें कम से कम 3 वाइस चांसलर हैं। और वो भी कई दफा हमको उस तरह के मतलब आप कल्पना करिए कि वाइस चांसलर किसी विश्वविद्यालय का कुलपति क्या है, और वो भी हमें ऐसे ऐसे संदेशे भेज देते हैं कि हैरानी होती है। फिर मैं उनका ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास करता हूँ, सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, कि थोड़ा हम सबको सजग होना है कि ये झूठ जो इतना फैला हुआ है। बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ, बस एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मतलब कि मैंने बहुत बार लाल किले से आंखों देखा सुनाया स्वाधीनता संग्राम दिवस समारोह, या राजपथ पे जो होता था वो होता है, कर्तव्य पर जिसे कह दिया गया, तो ये गणतंत्र दिवस था, तो मैंने किया स्वाधीनता संग्राम के वाट्सएप पे इतनी इतनी गलत गलत सूचनाएं आती रहती हैं, और इतना कुछ गलत गलत आता है कि कहीं से कुछ उठा लिया और वो उसको वायरल कर दिया। अब नई पीढ़ी, नए युवा नहीं जान सकते इन सब बातों को, तो झूठ ही ये झूठ सच में बदलता जा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हम सबको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि कुछ भी है तो उसकी जांच परख करें। तो एक चीज ये है, और दूसरी बात ये है कि जो मतलब अब जो बहुत जरूरी है वो ये है कि देखिए, ये जो भारत को ही हम जान लें, ये जो ना ये जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं, उपद्रव करने वाले हैं, कि कहीं कोई पार्टी करने गई, जैसे कोई अपना एक मित्रों के साथ कहीं कोई खुशियां मनाने, कहीं वो फिर वहाँ वो पहुंच जाता है दल, और वहाँ उनको परेशान करता है, मारपीट करता है। ये किसी की आप अंतरंग जीवन में जैसे सिर्फ वजह क्या थी कि उसमें कोई दूसरे धर्म के लोग भी, अब ऐसा तो भारत में कभी था नहीं। तो तो वो भी थोड़ा सोचने की इसलिए जरूरत है कि देखिए, ये जो मैं आपसे जिस भाषा में बात कर रहा हूँ, खड़ी बोली में, हिंदी की खड़ी बोली में, ये अमीर खुसरो की जो है, ये जो हम आज़ादी के इतने 78 साल बना लिए हमने, वो वो हमारे इसमें हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक बहादुर शाह जफर साहब ने, इसमें जो जो आपके अशफाकुल्ला खान हैं, इसमें और भी लोग हैं। जो पहला जो तिरंगा हमारी शान है, वो सबसे पहले मैडम कामा ने जर्मनी में फहराया था। वो भले तब उसका शुरू किया था, तो 3 रन से उसने। और ये जो हमने ये हमारे इतनी बड़ी देश दुनिया की आणविक शक्ति बने हैं, तो उसमें होमी जहांगीर भाभा का योगदान है। ये जो टाटा का नमक और टाटा स्थिति का फंडामेंटल रिसर्च, टाटा सेंटर हॉस्पिटल, टाटा एयरलाइंस वगैरह वगैरह, तो टाटा कौन है वो भी तो आप देखिए। तो और ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया हमने गर्व के साथ, तो वो जो मिसाइलें कहीं सीमा पार की वजह से मिसाइलें मंगा था, वो मिसाइलों की जनक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहना ये चाहता, और ये किसी क्षेत्र में आप चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, क्रिकेट हमारे देश में इतना लोकप्रिय है। पहला जो सेंचुरी लगाई विदेश में जाके, तो मुश्ताक अली साहब ने लगाई। पहली जो श्रृंखला जीती वो मंसूर अली खान पटौदी ने जीती। पहला जो राष्ट्रीय जब आजाद हिंद फौज ने यहाँ से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी मणिपुर में, सबसे पहले ध्वज किसने फहराया? मेरे ख्याल से शौकत अली या क्या उनका नाम था। तो मतलब एक हम इस देश को बनाने में, देश की आजादी में सबका योगदान है, और वो इस बात को हम नहीं भूलना चाहिए। भारत जो है ना, देखिए, यही इसी भारत में जिन्होंने हम हमले किए थे, तोड़ मचाई भी 25 तारीख को क्रिसमस के दिन, हम क्यों भूलते हैं कि भाई हमारे देश में एक मिजोरम भी है, एक नागालैंड भी है, एक मेघालय भी है, एक त्रिपुरा भी है, केरल भी है, गोवा भी है। ऐसे ही है। इसी तरह वो देखिए, उधर सिलीगुड़ी है, उधर हमारा लद्दाख भी है।
हमारा वो एक सिक्किम भी है हमारे देश का हिस्सा, या लक्षद्वीप है जहाँ पर 92% से ज्यादा है मुस्लिम आबादी है। तो कश्मीर भी है, ऐसा भारत है जिस पर हम सभी कुछ, जो इकबाल साहब कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। वो कुछ बात यही है कि भारत की मिट्टी में सबको अपने में संजो लिया, उससे हमारा देश समृद्ध होता है। बड़ा सीधा उदाहरण, एक पड़ोस में हमारे एक देश है हमारे पड़ोस में, और वो कट्टर धार्मिक देश है, और वहाँ की क्या हालत है, वहाँ के लोगों की क्या हालत है, हमें सबको पता है। और इसी तरह से दुबई नाम का देश है, वो भी धर्म तो वही है, लेकिन कितना दुनिया के संपन्न देशों में है, 2 बार जाना हुआ है। क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या वो देश है, क्योंकि वहाँ 125 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग रहते हैं, उनको समृद्ध करते हैं। किसी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है, तो वहाँ पे तो अलग अलग, जैसे भारतीयों की पूरी कॉलोनी बसी होगी, तो अलग अलग देशों के लोगों की कॉलोनी, 150 से ज्यादा कॉलोनी, अमेरिका 200 से ज्यादा है। सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, इसी में उनके 9 बोर्ड हैं, इसी में सब वो है। तो वो देखिए दुनिया का सबसे संपन्न, सबसे बड़ा शहर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कट्टरता है और ये संकुचित दृष्टिकोण है, ये बर्बाद कर देगा देश को, तबाही लाएगा, दंगे फसाद कराएगा, गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे देश हमने देखे हैं, बर्बाद हो गए। सोवियत, हमने अपने जीवन काल में देखा, 15 देशों का सोवियत संघ था, वो टूट के 15 टुकड़े हो गए। फिर हमारा यूगोस्लाविया था, तो वो इसमें से वो 3 टुकड़े उसके हो गए। तो देशों जो है, ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, तो ये जो बंटवारे करती हैं, घृणा फैलाती हैं, दिलों में दरारें पैदा करती हैं, झूठ मूठ की फर्जी वीडियो चला के किसी तरह नफरत फैला रहे हैं, पूरी पीढ़ी पीढ़ी हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, और क्या क्या आविष्कार, क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं कि दुनिया में बहुत लोग आगे निकल गए। हम ये आपसे कार्यक्रम कर रहे 5G पे कर रहे हैं, 10G तक बात पहुंच चुकी दुनिया, 10G 10G, 5G पर हम हैं। तो हमारी जो ट्रेनें चलती हैं, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई तो बहुत करते करते हम 120 140 भी पहुंचे हैं। और अभी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का परीक्षण हो चुका है। एयर टैक्सी चल रही है, एयर टैक्सी। आप जाइए, जहाँ पे आपको 10 घंटे लगते हैं, आप पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, 1 घंटे में। तो वो कहने का मतलब ये दुनिया जो है विज्ञान से बढ़ रही है, तो हम वो इस तरफ ऐसी दिशा में न मुड़े जो बिल्कुल हमें बर्बाद कर दे, हमारे पड़ोसी देश जैसा हमको बिल्कुल इसी तरह दिशा में न ले जाए। तो ये हम नागरिकों को थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, जिनको कविता लिखने या लेख लिखने या कहानियां लिखने या रचना कर्म करने का वरदान दिया है, कि थोड़ा वो भी बहके हुए हैं। मैंने देखा कि असल में ये उन्माद ऐसा होता है, ये आदमी का बिल्कुल विक्षिप्त कर देता है, दिमाग को सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो हमें अपने देश को कैसे दुनिया में हम आज तक के ऊपर सिरमौर बने, दुनिया के एक आदर्श बने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र थे, ये नए साल में हमको एक नागरिक के नाते बहुत सोचने की जरूरत है। तो खैर बहरहाल बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो फिर एक बार से मंजुला जी ने कहा था कि रचना गीत सुनानी है, तो एक गीत आपसे साझा कर लेता हूँ। कि 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जिए। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जिए। पतझड़ सा क्या जीना, मस्त बहार से जिए। और इतनी नफरत, इतनी हिंसा, मौतें और तबाही, ये भी चल रहे हैं दुनिया में, युद्ध भी चल रहे हैं। इतनी नफरत, इतनी हिंसा, मौतें और तबाही, क्या हासिल है, अनगिन आंसू देखे रोज गवाही। क्यों ये सहने सहने पल बेकार से जिए। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जिए। और हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा। ये हवस, ये सत्ता शासक है उनमें भी होती है, और वो नीचे तक आती है। ये जो रिश्वतखोर बैठे होते हैं दफ्तरों में, वो वो कोई हो, राजनीति में हो या वैसे में ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं हो, तो ये हवस ही है। तो हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा। भीतर का इंसान मरेगा, हवस रहेगा जिंदा।
हवस के हाथों मत होकर लाचार से जियो, 4 दिन की ज़िंदगी है प्यार से जियो। और बंद आगे बढ़ता है, ये तनाव, संतरास, निराशा, घुटन, ऊब, कुंठाएँ, महानगर के जीवन, ये तनाव, संतरास, निराशा, घुटन, ऊब, कुंठाएँ, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएँ, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएँ, गाँव खड़ी-खड़ी आपस के व्यवहार से जियो, 4 दिन की ज़िंदगी है, प्यार से जियो। और गीत आगे बढ़ता है, टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, एक नई मंजिल तय कर लो, राहें नई बनाओ, हर पल एक अवसर है इसी विचार से जियो, 4 दिन की ज़िंदगी है प्यार से जियो। और बहुत लंबा गीत है, मैं समापन की तरफ बढ़ता हूँ। और ये है कि हर पल खुशियाँ रहो लुटाते, बाँटो दर्द किसी का, हर पल खुशियाँ रहो लुटाते, बाँटो दर्द किसी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, ठंडी, मीठी, सोंधी किसी बयार से जियो, 4 दिन की ज़िंदगी है प्यार से जियो। तो ये मैंने गीत आपके लिए प्रस्तुत किया। और चलते-चलते बस एक बहुत कल हमें दुखद खबर मिली कि मेरे बहुत मेरे बहुत ही प्यारे शायर आज के समय के गोविंद गुलशन जी, उनका निधन हुआ। तो ये जीवन का क्रम है, इसी तरह चलता है। तो वो बहुत प्यारे इंसान भी थे, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बस एक बार फिर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैंने जो कहा है उन पर विचार ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय हमारे देखिए बस कि मैंने सचमुच देखा था जब मैं गया था वेनेज़ुएला कि जब दूसरे देशों के सभी मिलते थे, तो भारत का नाम सुनते वो अलग अपनी-अपनी भाषा में बोलते थे, हमारे साथ दुआसियाँ होती थी। कहने का उनका आशय ये था कि भारत ओह! इंडिया ओह! ग्रेट कंट्री, मतलब वो भारत एक महान देश। तो वही हमारी छवि है, और छवि इसीलिए तो हमने वो दुनिया को जो जीवन मूल्य दी, और ये जीवन मूल्य अगर प्रेम का, करुणा का, संवेदना का, मनुष्यता का, भाईचारे का, ये अगर न थे और घृणा बढ़ती गई, झूठ बढ़ता गया, सपने देखो कि देश में झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, अरिस्टो ही झूठ, ये सारा बढ़ता गया, तो फिर हमारे देश की संस्कृति भी कलुषित होगी, और हमारा देश भी जो है उसकी छवि बहुत दुनिया में बहुत खराब हो जाएगी। तो बस मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा। आप सबको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएँ। एक बार फिर से मैं मेला जी का और सतगामी मंच का बहुत-बहुत आभार।